देखा बड़ा बोर्ड लगा 100 करोड़ आया, अगर 100 करोड़ आया मर्द हो ना 80 करोड़ रुपया मेरे इलाके में खर्च होना चाहिए। 80 करोड़, क्योंकि यहाँ मेरी आबादी 80% है, और अगर तुमने 80% खर्च नहीं किया ना मैं समझूंगा कि तुम कड़वे चाकू में ले। सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, और हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। दोस्तों मैं शायर हूं यार, सच कहूं मुझको वो इंसान बुरा लगता है, हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। दोस्तों ये मुल्क गुलाम था, हम अपना मालिक खुद चुन नहीं सकते थे। अंग्रेज इस मुल्क पर कब्जा क्यों किया मालूम है आपको? हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। मोदी जी के जमाने में नहीं, मोदी की जगह उन्होंने कागज की चिड़िया भी नहीं बचाई। मुगलों के जमाने में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, और हिंदुस्तान का जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा था। गरीबों के पास, किसानों के पास घरों में लोगों के सोने के अंबार थे। अंग्रेजों ने देखा कि हिंदुस्तान सोने का चिड़िया है, यहां कब्जा करो। ऐसे ही नहीं आ गए लोग, कागज की चिड़िया लेने नहीं आए थे। ये आए व्यापार के बहाने से हिंदुस्तान में घुसे और हिंदुस्तान पे कब्जा किया। मुगलों को हटा करके ये आए थे यहां पर, उसके बाद आए थे। और दोस्तों जब अंग्रेजों को हटाने की बात हुई तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तारीख गवाह इस बात की, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। केरल का मामला, केरल में एक जगह पे ट्रेन के डिब्बे में चिलचिलाती धूप के अंदर लोगों को बंद कर दिया गया, बगैर पानी के, बगैर खाने के। 24 घंटे तक ट्रेन चलती रही पटरियों पर, और उसके अंदर बंद मुसलमान चिल्लाते रहे, पानी 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 नहीं मिला। एक दूसरे का पेशाब किया उन्होंने, अपने खून निकाल के किया उन्होंने। जब ट्रेन पहुंची मंजिल पर तो आधे उसमें से मर गए। ये कुर्बानी किसने दिया? ये कुर्बानी मुसलमानों ने दिया है। तारीख गवाह इस बात की, ये कोई झूठी बात नहीं है। 1857 की गदर में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान मारा गया। जब बलिया की जेल से मंगल पांडे ने आजादी की लड़ाई लड़ी तो उसका साथ देने वाला कोई और ना सिवाय बहादुर शाह जफर के। बहादुर शाह जफर ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया तो ये लड़ाई आगे बढ़ाई गई। लिखा है हिस्ट्री में कि दिल्ली से लेकर अमृतसर तक सड़कों के किनारे कोई एक दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जिसमें मुसलमानों की लाशों को शहीद करके लटका न दिया गया हो। यह कुर्बानी हमारी है। हमने कभी, हमारे पुरखों ने कभी अंग्रेजों को तलवे नहीं चाहते। आज बदकिस्मती से वो लोग बैठे हैं गद्दी पर जो अंग्रेजों के तलवे चाहते थे। चिट्ठी लिखा जेल से कि एक बार रिहा कर दो हमको, हम गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को मटिया मेल कर देंगे। और छूटने के बाद इन्होंने आजादी की लड़ाई में गांधी जी के मुखालफत किया। तारीख गवाह है, जैसे गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया, बंबई के मुसलमान मेमन भाइयों ने, मुसलमानों ने, जिनके पास बड़ी बड़ी एजेंसियां थी, मुगल लाइन की एजेंसी, सनलाइट साबुन की एजेंसी, बड़ी बड़ी जो है कागज, बर्मिंघम के कागज की एजेंसी, स्टो की एजेंसी, सारी एजेंसियों को जैसे गांधी जी ने कहा कि हम जो है अब जो है स्वदेशी यहां चलाएंगे और बाहर की कंपनियों का हम लोग यहां पर सफाया करेंगे, तो मुसलमानों ने अपनी पूरी एजेंसियों को लात मार के अंग्रेजों को वापस दे दिया। मुसलमानों की गरीबी शुरू हो गई। वो एजेंसियां मारवाड़ियों ने, बड़े बड़े व्यापारियों ने, गैर मुस्लिमों ने उन एजेंसियों को ले लिया, वो बड़े आदमी बन गए और हम लोग उन एजेंसियों को लात मार के सड़क पर आ गए। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं।
हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मुसलमान अपने सामानों की पोटलियां बनाकर पाकिस्तान की तरफ रवाना और दवा था। उस वक्त दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों से मौलाना कलाम आजाद ने चिल्ला कर कहा, ऐ मुसलमानों, तुम्हें ताजमहल हुस्न की कसम, तुम इस मुल्क को छोड़कर चले जाओगे, तुम्हारी लाखों मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं होगा, कोई अजान देने वाला नहीं होगा, तुम्हारे मकबरों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें रसूल का वास्ता है, तुम रुक जाओ, मत हिंदुस्तान को छोड़ के जाओ, इस मुल्क में कोई इंसाफ मिलेगा। मुसलमान रुक गया था। जितना मुसलमान पाकिस्तान गया उससे ज्यादा मुसलमानों ने यहाँ रहकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। गवाह है, एक बार ऐसा भी हुआ, एक सगा भाई जो पाकिस्तान चला गया था, वो पाकिस्तान की तरफ से लड़ने बॉर्डर पर आया, दूसरा भाई हिंदुस्तान की तरफ से आया, लेकिन हिंदुस्तान के भाई का हाथ नहीं कांपा उसको मारने के लिए, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, मुझे वतन से मोहब्बत है, मैं अपने भाई को भी सामने खड़ा होगा, पाकिस्तान को उसके खिलाफ खड़ा होगा। तो दिखाया गावरा देश में 2014 से ज्यादा कुछ हो गया है। छोटी हाडी में उबाल आ गया, छोटी हाडी में जल्दी उबाल आता है। हमने इतने साल तक हुकूमत किया, हमें उबाल नहीं आया। छोटे लोग हैं, ये दिमाग खराब हो गया है, और ये जो है ना, ये हिटलर की हिटलरगिरी कर रहे हैं, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। कहते हैं हिटलर ने भी सारी संस्थाओं को अपने हाथ में ले लिया था, लाखों लोगों को मार दिया था, 10 साल के आगे नहीं चल सके। दुआ करो ये भी 10 साल में चले जाए 10 साल में। मुझे याद है, मैं दुनिया आया था, दुनिया के लोग बैठे हैं, एक छोटी सी लड़की, खुदा की कसम, खूबसूरत बच्ची, छोटी सी, मेरा दामन पकड़ लिया उसने, कहा आप दुनिया आए हो ना, मेरा घर देखे बगैर नहीं जा सकते। मैंने अमर सिंह से कहा मेरे हेलीकॉप्टर का टाइम हो गया, तो मैंने कहा नहीं, इसका घर देखना जरूरी है। मैं उसका घर देखने गया ना, खुदा की कसम मैं बहुत रोया। उसने कहा मेरे माँ बाप ने मुझे जो कुछ जहेज में दिया था, मैं और मेरे शौहर ने छोटा सा घर बसाया था, फसाद में मेरा पूरा घर जल गया। आप आइए देखिए, पूरे जले हुए घर को जैसे जला तो वैसे ही आज तक है, 15 दिन हो गया। एक भी पुलिस वाला आकर इसकी सर्वे नहीं कर रहा है, पंचनामा नहीं कर रहा है। पंचनामा कर लेगा तो मैं सफाई कर दूंगी, शायद मुझे सरकार से कुछ पैसे मिल जाएं ताकि मैं अपना घर दोबारा बसा सकूं। पूरा घर जला वैसी पड़ा। और आगे एक औरत आई बच्चे को गोद में लिए हुए, उसने कहा मेरा लेकर ऐसे खड़ा पहचानने के लिए, मेरे पास 6 महीने का बच्चा है, मैं उसे लेकर मैदान में सोती हूँ, मेरा घर जला हुआ है, मेरे घर का सर्वे करवा दीजिए, सर्वे करवा दीजिए। ये देश की हाल। दुनिया में 2013 में फसाद हुआ था, 2013 में मैं गया था, 2013 2008 2 बार फसाद हुआ था। जब मैं गया था वहां दुनिया में, 2013 में 6 लोग शहीद हुए थे और कुछ अपाहिज हो गए थे, गोली लगी थी बैक नीचे से। पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऐलान किया कि 3 लाख 1.5 लाख और 50,000, याद है कि नहीं याद है, ये पैसा इनको दिया जाएगा। कलेक्टर ने कहा हम नहीं देंगे, इसलिए कि पुलिस की गोली से मरे हैं, तो पुलिस की गोली से मरने वाला आदमी जो है ना वो क्रिमिनल होता है, अगर हम दे देंगे ना तो पुलिस झूठी हो जाएगी, इसलिए हम पैसा नहीं देंगे। मैंने बोला पृथ्वीराज चौहान जी आप मुख्यमंत्री हैं या चपरासी हैं? ऐसे नहीं आते। मैं समाजवादी पार्टी में काम करता हूं और मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ था, फसाद तो हमारा नसीब बन गया है। एक दिन में मुजफ्फरनगर के लोगों ने कितने लोगों को मार डाला, मगर अखिलेश यादव ने क्या किया मालूम है? एमपी को, एमएलए को जेल भेज दिया। आज तक कोई गया यहां पर फसाद में जेल? एमपी और एमएलए को जेल, और एक एक मरने वालों को यूसुफ भाई 15-15 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया अखिलेश ने दिया, और उसके बाद 1,800 करोड़
हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरे हरफ में लिखा जाएगा। 1800 करोड़ रुपया जितने लोगों का घर चल गया, टूट गया है, इन सब घर बनाने के लिए 5-5 लाख रुपया दे दो, जबकि घर की वैल्यू 3 लाख रुपए थी। छोटे छोटे घर बनाओगे। और यहां पर मालेगांव में जब ब्लास्ट हुआ था, मैं चिल्ला उठा था, उसके पहले मुंबई में ब्लास्ट हुआ था। मरने वालों को 6 लाख दिया गया था, मालेगांव वालों को 1 लाख दिया गया था। याद है कि नहीं याद है? मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, नहीं सुना इन लोगों ने। मैंने मेरे नेता मुलायम सिंह यादव जी से कहा, नेताजी कोई पुरसाने हाल नहीं है मालेगांव का, आप प्लीज मेहरबानी करके मालेगांव आ जाइए। आपका रुतबा बहुत बड़ा है, देश में कोई नेता नहीं कहा जाता। इस देश के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई नेताजी जाना जाता है तो मुलायम सिंह जी आप जाने जाते हैं। मुलायम सिंह जी मुझे याद है अच्छी तरह से, जब मैं टाटा से छूटा था, मैं जमानत पर आया था, मुझसे लोग नफरत करते थे, कोई मेरे पास खड़े होने को तैयार नहीं था। बड़े बड़े नेता जिनको मैं अपने पास से चंदा देकर इलेक्शन लड़ाता था, खुदा की कसम मेरे साए से भागते थे। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं। प्रोफेसर जावेद खान, उन्होंने मुझे फोन पर कहा, अबू आसिम मैं आपकी वजह से मिनिस्टर नहीं बना। मुझे शरद पवार साहब ने कहा कि तुम अबू आसिम जो बम ब्लास्ट का आरोपी है, तुम उसके रिश्तेदार हो, तुमको मंत्री नहीं बनाऊंगा। आजम खान कहते हैं मुझसे, जावेद खान की मैंने बहुत कहा कि मैं अबू आसिम का कुछ लगता नहीं, मुझे बना दीजिए मंत्री, अबू आसिम मेरा कुछ नहीं है। उसके बाद भी शरद पवार ने नहीं सुना। एक हिंदू नेता यूपी का रहने वाला जो अबू आसिम को खुदा की कसम नहीं जानता था। मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे दादा ने कभी सियासत नहीं किया, लेकिन जेल से छूटने के बाद मैंने कहा, अबू आसिम अगर तुम अपने बाल बच्चों के लिए जिंदा हो तो लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम छोड़ो बाल बच्चे, निकलो सड़क के ऊपर, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ो। हमारे गांव वालों, मुझे नहीं मालूम मेरे बच्चे कब जवान हो गए, खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम। 6 दिसंबर 1992 को मैं दोपहर तक मेरे बंगले खंडाना में बच्चों के साथ घूम रहा था। जैसे न्यूज आई 1 बजे 1:30 बजे कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, मैंने बच्चों को गाड़ी में डाला, सीधा भागा मुंबई। अब मुंबई पहुंचते पहुंचते बंबई चलने लग गए। मुलायम सिंह यादव, मैं पूछ रहा था क्या करूं, मैं किसको पकड़ूं, मुझे लड़ना इनके खिलाफ। मैं सुबह उठता था 11 बजे, आर्थर रोड जेल में जाता था, दिन भर बैठता था जज के सामने, शाम को 5 बजे जब कोर्ट छूटती थी आता था घर। उसके बाद कैसे ताकत बनाऊं उसकी तलाश में ढूंढता था। उसके बाद मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव नाम का एक गैर मुस्लिम है, इसके बाद में मुसलमान की कारण खोल के चल रहा। जब उत्तर प्रदेश में 30 अक्टूबर 1990 को 14 लाख लोग आए, हाथों में हथियार, एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो, राम लल्ला हम आए हैं, मंदिर ही बनाएंगे। मुलायम सिंह यादव हिंदू मुसलमान नहीं है, लेकिन देश का संविधान कहता है, देश का कानून कहता है कि ये धर्म सबके लिए बराबर है। किसी की मंदिर, किसी की मस्जिद कोई गुंडागर्दी से नहीं तोड़ सकता। मुलायम सिंह यादव अपने कमरे में मोबाइल कॉर्डलेस फोन लेकर यहां से वहां से यहां घूम रहे हैं। क्या करूं? डीजी कहता है कि चढ़ गए गुंबद के ऊपर, क्या करूं? कहा गोली मार दो। डीजी कहा मैं काम क्या कैसे करूंगा ये काम? कहा गोली मार। सरकार चली जाए, लेकिन देश का संविधान पे काली तो नहीं लगना चाहिए। मुलायम सिंह यादव, उस मुलायम सिंह यादव को मैंने बम्बई बुलाया। मेरा नाम अखबार में बहुत छपता था, बहुत बड़ा आतंकवादी, बहुत बड़ा ये। मुलायम सिंह यादव आगे ताजमहल होटल में ठहरे मुख्यमंत्री थे, उनसे लोगों ने कहा अरे अबू आसिम के पास मत जाना, इसके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम है, अभी तो जमानत में छूटा है, इसको तो फांसी की सजा होगी। वारे मुलायम सिंह यादव आप नहीं रहे दुनिया में। मुलायम सिंह ने कहा, खुल के कहा कि मैं जानता हूं अबू आसिम बेगुनाह है, मैंने पढ़ा उसके केस को, मैं खाऊंगा अबू आसिम के खिलाफ। और मुलायम सिंह मेरे घर पर आए, मेरे सर पर हाथ रखा, कहा अबू आसिम तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसको कैसे वो मुलायम
जिसके राजकाज में कभी हिंदू और मुसलमान में अंतर नहीं रहा। ये लोग यहां सरकार चल रही, क्या हो रहा है यहां पर? मैंने उसको मुलायम यादव से कहा था, नेताजी टाड़ा लगा हुआ है, बहुत मुसलमान परेशान है, बेगुनाहों को जेल में डाल दिया गया। नेताजी आप कुछ कर सकते हैं क्या? पवार साहब से हम बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हम मीटिंग बुलाएंगे, पार्लियामेंट में बिल लाएंगे। नेताजी ने कहा झूठ बोलते हैं। अपने सेक्रेटरी को बुलाया, कहा कलम कागज लाओ, सुन लो, हिस्ट्री में लिखने खातिर ये चीज, कहा कि कलम कागज लाओ, आज से उत्तर प्रदेश में टाटा खत्म। मुलायम सिंह यादव हो गया खत्म। ये उनकी खुसूसियत थी। और उन्होंने कहा कि मैं आज से यूपी में टाटा खत्म कर रहा हूं, याद रखना अबू आसिम, मुझे कत्ल करने के लिए पूना से आया था आदमी, मुझे मारने आया था, जब चाकू मारा मुझे तो मेरे सिक्योरिटी ने पकड़ लिया, वो आदमी टाटा में बंद है, इस टाटा के खत्म करने से वो आदमी भी छूट जाएगा, लेकिन मैं उसको छूटने दूंगा। क्यों? एक कौम के साथ जुल्म ना इंसाफी हो रही, इसलिए उसको छोड़ दूंगा। इसलिए आपके पास चलकर आया हूं समाजवादी का पैगाम लेकर के कि हमें इस देश के अंदर एकता बनाना है, मनमानी नहीं करना है। अभी त्रिपुरा में फसाद हो, मस्जिदें तो नहीं गई, कुरान शरीफ जलाया गया, इसके बाद आप लोगों ने एहतजाज किया था ना, याद नहीं किया था? और जरूर करेंगे। मुझे याद है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मां के नाम एक नावल जेम्स लेन ने लिखा था, जो पूना की लाइब्रेरी में थी, जो उस नावल की वजह से लाइब्रेरी चला दी गई, शिवाजी महाराज की मां के नाम अपमानित करने वाले जेम्स लेन को आर.आर. पाटिल ने कहा मैं अमेरिका से लाकर हथकड़ी लगा के उसके केस चलाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद और कुरान पे हमला हो, हम चुपचाप बैठे रहे? मुबारकबाद के काबिल हैं आप लोग, अगर आपने एहतजाज किया तो कोई गलत नहीं किया आपने। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए एहतजाज करने का, गांधी जी ने हक सुनाया है। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज परमिशन नहीं देता था, गांधी जी एहतजाज करते थे नहीं करते थे? हम उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं पवार साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं, शरद पवार साहब आज देश में आप बहुत बड़े नेता हैं, मैं इस माइक के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं पवार साहब, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। मुंबई में झगड़ा हुआ था नवाब मलिक का, संजय पाटिल का, गोली चली थी और पुलिस स्टेशन में 307 का केस हुआ था, एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। पवार साहब आपने केस खत्म कर दिया, दोनों को 307 खत्म हो गया, दोनों पे कोई केस नहीं। मेरे बच्चे, मेरे जवान अपने रसूल के लिए, अपनी शरीयत के लिए सड़क पर उतरे थे, और आपकी सरकार ने कितने बच्चों में केस किया था? कितने लोगों में? 60 लोगों के 307 किया। 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर। कमर के ऊपर इतनी चोट लगे कि आदमी की जान जाने का खतरा हो, उसे कहते हैं 307। अगर वकील लोग बैठे हैं, झूठ बताओ मुझे, 307 लगा दिया। मेरे पास यूसुफ भाई आए और वो अपने वकील साहब मुजीब वकील साहब आए, मैं इनको लेकर गया होम मिनिस्टर के पास। मैंने होम मिनिस्टर साहब को पूरी दास्तान बताई और मैंने कहा सर ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है और आपकी खुशकिस्मती है कि मालेगांव के सारे कांग्रेस के लोग आपकी पार्टी में आ गए। आप बहुत इतरा रहे हैं, आपकी पार्टी बढ़ रही है वहां पे, आप इनके 307 नहीं करना चाहिए, अब उसको खत्म करा दीजिए। मैंने हाउस में उठाया, चिल्ला कर कहा कि ये मुसलमानों के साथ, मालेगांव के मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। 307 मुझे बताओ किस वजह से 307 लगा? नहीं सुना किसी ने। सुना किसी ने? बोलिए सुना किसी ने? लोग भागते रहे, कोई यहां भाग रहा है, कोई वहां छुप रहा है, कोई वहां भाग रहा है, जिससे लगता है कोई चोरी कर लिया हो, कोई रेप का केस हो गया। इस काम के लिए कि मेरी शरीयत के खिलाफ कुछ हुआ है, वही हुआ अमरावती में। लेकिन अमरावती में 307 नहीं लगा, नांदेड़ में 307 नहीं लगा, यहां लगा है, से ज्यादा हुआ था। हमारे गांव के लोगों, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे ताकत दे दो। अबू आसिम जिसका नाम है वो
से डरता नहीं। मैं मुल्क के कानून का पूरा एहतराम करते हुए कहना चाहता हूं कि अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। और क्या शेर आगे बोल रहा हूं मैं, आपके होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। मैं शायद तो मैं हूं नहीं यार। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पे हो, बाद इखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। हमारे गांव वालों, सारे गम, सारे शिकवे, सारे गिने भुला के उठो। सारे गम, सारे शिकवे, सारे गिने भुला के उठो। दुश्मनी जो भी आपस में भुला के उठो। दुश्मनी जो भी आपस में भुला के उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे। अब अगर एक ना हो तो मिट जाओगे। तुम भी खुश पत्तों की तरह बिखर जाओगे। ये मैसेज देकर जा रहा हूं। मैं बहुत जिंदगी आराम की गुजारने वाला आदमी था। ऊपर वाले का करम है, जब मैंने पहली बार, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, मैंने पहली बार जब अपना फॉर्म भरा था एमएलए का, तो लोगों के दांत खट्टे हो गए। अरे अबू आसिम के पास इतनी प्रॉपर्टी है, सब मेरे पसीने से कमाई हुई प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं सड़क पर नंगे पैर घूमता हूं, मेरे पैर सूज जाते हैं। मुझे खाने को रखा रहता, खाना नहीं मिलता। मुझे सोने को 6 घंटे नहीं मिलते। आज यहां हूं, कल वहां हूं, परसों वहां हूं। कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद कि तुम मेरे साथ इकट्ठा हो जाओ और मैं इस मुल्क में रहने वाले लोगों को इंसाफ दिला सकूं। इसलिए राजनीति करता हूं और मेरा कोई मकसद नहीं है। तुम्हारे शहर का ही रहता है, क्या नाम उसका, क्या सुनिए जो मेरा काम देखता है, कलीम किधर है? किधर आजा सामने। अच्छी बात है, यही है गवर्नमेंट की तरफ से मेरा इंटीरियर यही है महाड़ा में। बता दे कलीम, तूने मुझे कितना कमीशन दिया आज तक? 1 रुपया मैंने कभी नहीं लिया आज तक। लोग 10 से 15% लेते हैं। अरे क्या करोगे इसके? मैं पैसे नहीं लेता, मैं पैसे देता हूं जितना दे सकता हूं, जितनी मेरी हैसियत है। राजनीति इसलिए करता हूं कि इस मुल्क का अमन अमान हो। ईद में लोग इज्जत के साथ रहें, दिवाली मनाएं, होली मनाएं, सबके सब भाई भाई की तरह से रहें। कहते हैं सारे जना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके लिए गुलसिता हमारा। अब शेर बदल गया, बुलबुल नहीं रहेगा उसमें, हम बुलबुल हैं, इसके बुलबुल की जगह उल्लू आ गया। शेर बदल गया, क्या बदल, क्या हो गया? बर्बादी गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। यहाँ पर हर शाह पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा? इसलिए दोस्तों, मैं तो बात कर रहा था धुलिया की। दुनिया में इंक्वायरी उठाई गई, इंक्वायरी जज की कि क्या गलती किसकी है। मैं इंतजार कर रहा था कि इस गलती में मुसलमानों का नाम आ जाए ताकि मैं बता सकूं कि मुसलमान फसादी है, लेकिन मुसलमान फसादी नहीं है और आज तक इंक्वायरी नहीं लाई गई। ये इंसाफ है क्या? ये दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, भीमा पूरे गांव में फसाद हुआ। सरकार ने 7,17,91,000 रुपया दिया। कितना दिया? 7,17,91,000। दुनिया में 2 बार फसाद हुआ, पैसा मिला? कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारा कोई लीडर ही नहीं है। सब के सब जो है ना दरवे चाटने वाले हैं, उनकी हिम्मत नहीं मानने की। सीमी की पाबंदी लगी। सीमी कौन सी संगठन है?
1977 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़कों ने बनाया था कि 30 साल की उम्र तक के बच्चे इसमें काम करेंगे और हमारी बहनें, हमारे बच्चे, इनके लिए पढ़ाई के लिए, उनकी शादी ब्याह के लिए हम पैसे जमा करेंगे, उनको मदद करेंगे। पाबंदी लग गई इस पे। जब अमेरिका में ब्लास्ट हुआ ना तो भुजबल साहब का कलेजा फट गया। उन्होंने कहा ये जो मुस्लिम संगठन है, और सीमी की पाबंदी लगी 2001 में। मुकदमा चला, बहुत लोग पकड़े गए। दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि सिमी के पास कोई भी ऐसी चीज मुझे नहीं पुलिस ने दिया कि मैं सिमी को आतंकवादी संगठन कह सकूं। मैं सिमी के ऊपर से जो बंधन लगा हुआ, बैंड लगा, उसे उठाने का ऑर्डर करती हूं। ये जज साहब ने कहा, लिखा है, ऑर्डर पड़ा हुआ है। कांग्रेस की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया, आज तक ठंडे बस्ते में चला गया, आज तक सिमी पे पाबंदी लगी हुई है। मुझे मैं पूछूं, क्या मुझे पूछने का हक नहीं है कि सनातन संस्था पे क्या हुआ, अभिनव भारत पे क्या हुआ? जिनके ऊपर मुकदमे हैं, जिन्होंने ब्लास्ट में, जिन्होंने नई बंबई में, जिन्होंने थाना में, जिनके ऊपर मुकदमे, जिनको 10 साल की सजाएं हुई है, लेकिन आज तक उनके ऊपर बैंड नहीं लगा। बैंड मेरे पे लगता है। एक बार आरएसएस पे बैंड लगा था कांग्रेस की सरकार में, हाई कोर्ट ने कहा ये बैंड गलत लगा है, तालियां बजाकर कांग्रेस ने स्वागत किया। और जब सीमी पे बैंड लगा ना तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया, और आज तक आरएसएस का सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाला, अभी भी नहीं किया। बोले जाओ तुम्हारा बैंड उठ गया। ये हालत देश में है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों को खाने का पैसा नहीं है। और हमारी हालत, हमारे पास मैक्सिमम मुसलमान ऐसे हैं जिनके पास एक महीने का 500 रुपया से कम आमदनी है। 500 रुपए से कम आमदनी, स्कूल नहीं है, बच्चों के पास कपड़े नहीं है, खाने को नहीं है, नौकरी में 4% मुसलमानों को बस, 2% मुसलमान ऐसे हैं जो डिग्री हासिल करके आते हैं, बाकी पढ़ ही नहीं पाते, कॉलेज खुलता नहीं। मैं मुंबई में ताकत होने के बाद भी अपने एरिया में कॉलेज के लिए जगह मांग रहा हूं, आज तक नहीं दिया मुझे। और दूसरों को बिना पैसे के 50 एकड़ जमीन दे दी जाती है। हमारा बजट 600 करोड़ रुपया साल का, उसका 5% खर्चा होता है, 3% बाकी वापस चला जाता है। और इतनी आबादी वाले आदिवासियों का बजट, मुझे उसमें कोई वो नहीं है कि मैं कहता हूं वो भी कमजोर, उनको और दीजिए पैसे आप। उनका बजट 2000 करोड़, 20,000 करोड़, 15,000 करोड़ दिया जाता है, मुझे 600 करोड़ दिया जाता है और उसका 4% खर्चा किया जाता है। लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना है? ये हालत है देश की आज। हमारे लोग एमएलए बन जाते हैं ना तो समझते हैं मुझे दुनिया मिल गई। अरे एमएलए तो बहुत छोटी चीज है, बहुने आए, एमएलए कैसे क्या होती है? इतना मत ज्यादा तले मत चाटो, आंख में आंख डालकर बात करो मर्दों की तरह से। देखा बड़ा बोर्ड लगा 100 करोड़ आया, अगर 100 करोड़ आया, मर्द होना 80 करोड़ रुपया मेरे इलाके में खर्च होना चाहिए। 80 करोड़, क्योंकि यहां मेरी आबादी 80% है, और अगर तुमने 80% खर्च नहीं किया ना, मैं समझूंगा कि तुम कड़वे चाकू एमएलए हो। और क्या बोलूं मैं, पैसा इतना मिला तो क्यों नहीं करते? इसलिए दोस्तों आपके पास आया हूं, आपसे गुजारिश करने आया हूं मुंबई से।